वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए थे तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो देखो, कैपिटल रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे कि कैपिटल रिजर्व क्या होता है। तो कैपिटल रिजर्व वो होता है जो हम कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट करके चलते हैं। मतलब जैसे कोई भी बिजनेस होता है उसमें जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह होती है उनसे वो प्रॉफिट अर्न नहीं किया जाता, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनसे उनको क्रिएट किया जाता है, वो होता है हमारा कैपिटल प्रॉफिट। और उसी से ही हम कैपिटल रिजर्व को क्रिएट करके चलते हैं। तो ये प्रॉफिट किस प्रकार का होता है, जैसे भाई हमने किसी फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर दिया और उससे हमें प्रॉफिट हो गया, या हमने फिक्स्ड एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया उससे हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है, या हमने हमारे शेयर्स को या डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू कर दिया, या हमने उनको रिडीम किया ना डिबेंचर्स वगैरह को, तो वहाँ से हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। या कंपनी ने अपने इनकॉर्पोरेशन से पहले कोई प्रॉफिट वगैरह कमाया हो, या कंपनी ने फॉरफीचर से शेयर्स के या शेयर को रीइशू करके कोई प्रॉफिट कमाया हो, तो ये जितना भी प्रॉफिट होता है ये सारा हमारा कैपिटल प्रॉफिट में आता है। और इसको हम क्या करके चलते हैं, इससे हम हमारा कैपिटल रिजर्व वगैरह क्रिएट करके चलते हैं। जो हमारा कैपिटल रिजर्व होता है उसको हम लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, किसके अंतर्गत, बैलेंस शीट के अंतर्गत। और किस हेड के अंतर्गत, रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंतर्गत। अब बात आती है कि रिजर्व कैपिटल में और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है। तो हमने पढ़ा था कि रिजर्व कैपिटल वो पोर्शन होता है जो मतलब कंपनी के द्वारा नहीं मांगा गया, जिसको वो कब मांगती है, कुछ स्पेशल इवेंट होता है लाइक वाइंडिंग अप वगैरह होता है ना कंपनी का, तब मांगती है। और कैपिटल रिजर्व वही होता है जो कैपिटल प्रॉफिट वगैरह से क्रिएट किया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा। जो हमारा रिजर्व कैपिटल होता है उसको क्रिएट करना जरूरी नहीं होता, जबकि हमारा कैपिटल रिजर्व को क्रिएट करना जरूरी होता है। इसके लिए कहता है रिजोल्यूशन की ज़रूरत होती है, रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, जबकि इसके लिए कोई भी रिजोल्यूशन वगैरह पास करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। कहता है कि ये जो अमाउंट होती है ना हमारे रिजर्व कैपिटल की, ये वो होती है जो अभी तक रिसीव नहीं हुई है, और जो रिजर्व कैपिटल मतलब जो हमारी कैपिटल रिजर्व है वो हमें मिल चुकी है, जबकि रिजर्व कैपिटल की हमें नहीं मिली है, ठीक है। जो हमारा रिजर्व कैपिटल होता है उसको हम कंपनी की बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं करते, वहाँ पे हम उसे नहीं दिखाते हैं, जबकि जो हमारा कैपिटल रिजर्व होता है उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंतर्गत दिखा के चलते हैं। कहता है कि जो हमारा रिजर्व कैपिटल होता है उसको हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब कंपनी वाइंड अप हो जाए, मतलब जब कंपनी बंद होने की सिचुएशन पे होती है। और कहता है कि इसको यूज़ किया जाता है भाई कैपिटल लॉसेस वगैरह को राइट ऑफ करने में, कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनको बोनस शेयर वगैरह इशू करने में। अब बात आती है कि अथोराइज कैपिटल में और इश्यूड कैपिटल में क्या डिफरेंस है। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो अथोराइज कैपिटल होती है वो कंपनी की टोटल कैपिटल होती है, मतलब जितने से कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है। जबकि इश्यूड कैपिटल वो पार्ट होता है हमारी अथोराइज कैपिटल का जो पब्लिक को ऑफर की जाती है सब्सक्राइब करने के लिए। इसको जो हमारी जो अथोराइज कैपिटल होती है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है, जबकि जो हमारी इश्यूड कैपिटल होती है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। जो हमारी अथोराइज कैपिटल होती है वो हमारी इश्यूड कैपिटल से ज़्यादा और उसके बराबर हो सकती है, जबकि ये हमारी अथोराइज कैपिटल के इक्वल और उससे कम हो सकता है। और अथोराइज कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं। अब बात आती है कि हम जब शेयर्स को इशू करते हैं तो किन किन तरीकों से कर सकते हैं। तो कह रखा है कि जो हमारे शेयर्स होते हैं उनको हम 3 वेज से, मतलब 3 तरीकों से इशू कर सकते हैं। भाई कैश के लिए कर रहे हैं, लेकिन कैसे, प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब जब हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव वगैरह को इशू करते हैं। कैश के लिए कर रहे हैं लेकिन कब, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, मतलब जब पब्लिक को इन्वाइट कर रहे हैं। और कैश के अलावा लाइक भाई हमने कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी हो, असेट्स वगैरह खरीदी हो, उसके बदले हम उसको वेंडर वगैरह को क्या इशू करते हैं, शेयर। अब बात आती है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है। तो कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स है ना वो हमारे सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो शेयर्स वगैरह होते हैं ना वो किन को इशू किए जाते हैं, वो इशू किए जाते हैं जैसे हमारे प्रमोटर्स वगैरह हो गए, हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव, शेयर होल्डर ऑफ ग्रुप वगैरह को, ठीक है, जो कंपनी के म्यूचुअल फंड्स, NRI वगैरह, ठीक है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक एस LIC, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब इनको ऑफर किए जाते हैं ना कि पब्लिक को। और जो हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स होता है उसके लिए प्रोस्पेक्टस वगैरह को इशू करना भी जरूरी नहीं होता। कहते हैं कि जो प्रोस्पेक्टस होता है ना उसकी जगह पे कंपनी क्या इशू करके चलती है, एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। फिर बात आती है
कि इसके लिए कंपनी को ना रजिस्ट्रार के पास कम से कम 3 दिन पहले अलॉटमेंट से मतलब उसको फाइल करना होता है, ठीक है। बट ये बात आती है कि जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर करके चलते हो तो जिसको भी आपने प्राइवेटली शेयर वगैरह ऑफर किए है ना, वो अलॉटी मतलब वो पर्सन उन शेयर्स को कम से कम 3 साल पहले तक बेच नहीं सकता। और वो जो 3 साल का पीरियड होता है उसे हम लॉक इन पीरियड बोलते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछ ले लॉक इन पीरियड क्या होता है, तो वो पीरियड होता है जिसके अंतर्गत कोई भी अलॉटी अपने जो भी शेयर्स उसे अलॉट किए हैं उन्हें सेल नहीं कर सकता है। तो वो क्या कहलाता है, उसका लॉक इन पीरियड कहलाता है। ऐसे ही स्वीट इक्विटी शेयर्स होते हैं। स्वीट इक्विटी शेयर्स आते हैं हमारे सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो कंपनी होती है ना वो अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर इश्यू करती है, लेकिन कैसे, मतलब एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर वगैरह को डिस्काउंट पर दे दिया, कैश ना लेकर उनको कैश ना देकर उनको शेयर्स वगैरह दे दिए, ठीक है। ये ऐसा करती क्यों है, देखो कई बार क्या होता है कंपनी के पास शॉर्टेज होती है भाई पैसे वगैरह की, कि वो डिविडेंड नहीं दे पाती अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को, तो क्या करती है वो उनको स्वीट इक्विटी शेयर्स इश्यू कर देती है डिविडेंड के बजाय, मतलब कैश के बजाय, ठीक है। इसके लिए भी वही 3 साल का पीरियड होता है जिसके अंतर्गत वो बेच नहीं सकते, जिसे हम लॉक इन पीरियड बोलकर चलते हैं। और जो हमारे स्वीट इक्विटी शेयर्स होते हैं उनका जो फेस वैल्यू होता है, मतलब जो वो प्राइस होता है जिस पर उनको इशू किया जाता है, वो हमारा नॉमिनल वैल्यू जो शेयर्स की होती है उससे कम होता है। अब बात आता है ESOP मतलब एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो कहता है कि ये हमारा सेक्शन 62(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो शेयर्स वगैरह होते हैं ना वो हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह को ऑफर किए जाते हैं किस स्कीम के अंतर्गत, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान स्कीम के अंतर्गत। इसके लिए क्या होता है कि जो कंपनी की जर्नल मीटिंग वगैरह होती है उसमें एक स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह पास करना होता है, जिसके अंतर्गत कहता है कि जो मतलब ऑप्शन दिया जाता है किनको, जो अभी फुल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिनको राइट है परचेज करने का, सब्सक्राइब करने का किसी भी फ्यूचर डेट को। जो सिक्योरिटीज़ है ना वो ऑफर की जाती है कंपनी के द्वारा प्री डिटरमाइंड डेट में, मतलब जो पहले से फिक्स वगैरह की गई थी। और कहता है कि इनकी जो मतलब प्राइस होता है ना, जो भी मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंतर्गत जब शेयर वगैरह ऑफर किए जाते हैं वो मार्केट प्राइस से कम होते हैं, ठीक है। और मतलब भाई जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं भाई वो उनके पास ऑप्शन हो भी सकता है सब्सक्राइब करने का, मतलब एक्सरसाइज करने का, और नहीं भी। और ये एक वॉलंटरी स्कीम, देखो एक वर्ड होता है वॉलंटरी, एक होता है इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक, और इनवॉलंटरी होते हैं जब वो अपनी इच्छा से काम नहीं करते, ठीक है। तो ये वॉलंटरी होता है नेचर में। फिर वही बात है, इसमें भी एक लॉक इन पीरियड होता है कम से कम 1 साल का, मतलब 1 साल तक वो ना अपने शेयर्स को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, उनको बेच वगैरह नहीं सकते। लेकिन फिर बात आती है कि जो हमारा ESOP होता है उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है इशू से रिलेटेड, जिनको फॉलो करना जरूरी होता है। पहले तो ये कि वो सेम क्लास ऑफ शेयर्स है, मतलब भाई किसी कंपनी ने पहले से शेयर वगैरह इशू कर रखे थे तो अगर वो ESOP के अंतर्गत भी शेयर इशू करती है तो वो सेम क्लास ऑफ शेयर्स होने चाहिए जो पहले इशू किए गए थे। इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह भी पास करना जरूरी होता है कंपनी के लिए। और जो रिजोल्यूशन होता है ना उसमें सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, भाई नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, करंट में प्राइस कितना है, ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस, जो भी क्लास ऑफ डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉयज जिन्हें हम ये शेयर वगैरह ऑफर करें, उन सभी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कहता है कि जब भी ऐसा ऑफर दिया जाता है ना तो नॉट लेस देन 1 ईयर मस्ट बी पासिस द कंपनी एज कमेंट। देखो अगर आप ESOP का यूज करके शेयर वगैरह ऑफर कर रहे हो ना तो कंपनी को एक साल से कम टाइम नहीं गुजरा होना चाहिए जब वो कमेंस होना मतलब जब कंपनी स्टार्ट हुई थी उससे। और जो शेयर्स है ना वो सेबी की गाइडलाइन, मतलब सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत जो गाइडलाइंस वगैरह दी गई है उनको ध्यान में रख के ही शेयर्स वगैरह इशू करने चाहिए। बात आती है कि भैया ESOP से शेयर इशू करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो पहला तो वही है कि भाई वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करना चाहती है, उन्हें मोटिवेट करना चाहती है कि भाई हाँ हम आपको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब आपको हम कंपनी के जो भी डिसीजंस वगैरह उनमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी लॉन्ग टर्म वेल्थ को क्रिएट करना, मतलब फ्यूचर के लिए उनकी हेल्प करना, फ्यूचर के लिए वेल्थ को, पैसे को जनरेट करने में हेल्प करना ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह इंप्रूव हो। जो ESOP होता है उसका मतलब ही यही होता है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनको मोटिवेट करना, कंपनी में बनाए रखना, उनको अट्रैक्ट करना, ठीक है, ताकि वो भाई जो मतलब इफिशिएंट एम्प्लॉयज़ वगैरह जिनमें अच्छी क्वालिटीज़ वगैरह वो हमारी कंपनी में आए। अब दूसरा आता है हमारा पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। इसके लिए कुछ स्टेप्स होती है जिनको फॉलो करना होता है। लाइक सबसे पहले आता है प्रोस्पेक्टस को इश्यू करना। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट सा होता है, मतलब
जिसके थ्रू पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कि आओ और हमारे शेयर्स को परचेज करो। क्योंकि जो प्रोस्पेक्टस होता है वो ये बताता है कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, उसकी पोजीशन कैसी है, साउंड तो है ना, मतलब भाई लॉस वगैरह की सिचुएशन में ना हो, ठीक है, या कभी वाइंड अप हो ऐसी सिचुएशन में ना हो, सभी जो भी उसके मेंबर वगैरह एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं सेटिस्फाइड हो। क्योंकि जो हमारा प्रोस्पेक्टस होता है उसमें कंपनी का नाम, उसका एड्रेस कि वो कहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसका नेम एंड एड्रेस, जो भी डायरेक्टर्स है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव, किस प्रकार का रिस्क इन्वॉल्व है इशू में, जो भी सेबी है उससे परमिशन कंसेंट वगैरह, उसकी ऑथोराइज इशू कैपिटल कितनी, कंपनी की किस प्रकार के मतलब शेयर्स वगैरह ऑफर किए गए हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, प्रेजेंट इशू कितना है, कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, इस प्रकार की डिटेल्स होती हैं। फिर बात आती है भाई एप्लीकेशन रिसीव की जाती है, जो भी पब्लिक होती है भाई अगर पब्लिक सेटिस्फाई होती है तो वो अप्लाई करती है इस एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। जितनी भी एप्लीकेशन होती है कहता है कि उसके साथ एप्लीकेशन मनी होती है जो भी प्रोस्पेक्टस में बताई गई होती है, जो कभी भी 25% से कम नहीं होनी चाहिए इशू प्राइस से। और जो एप्लीकेशन मनी होती है वो कभी भी डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं जाती, बल्कि एक शेड्यूल्ड बैंक होता है उसमें डिपॉजिट होती है। फिर बात आती है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब एक फिक्स डेट होती है, तब तक कंपनी क्या करती है भाई इनवाइट करती है एप्लीकेशंस वगैरह को, एप्लीकेशन आ सकती है। वो एक्सपायर होने के बाद क्या होता है कि भाई क्लोज हो जाती है एप्लीकेशन मनी का इन्विटेशन। तो उसके बाद क्या होता है कि बैंक है ना वो एप्लीकेशन मनी किसको भेज देगा, कंपनी को। और जो कंपनी के डायरेक्टर वगैरह होंगे वो मतलब तब तक भाई अलॉटमेंट नहीं कर पाएंगे, जो भी लोग हैं जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, मतलब जो उन्होंने भी एप्लीकेशन दी है, तब तक जब तक एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना आ जाए कंपनी के पास। अब बात आती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो कहता है कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो हमारा सेक्शन 39(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है कि कंपनी तब तक अलॉट नहीं कर सकती शेयर्स को तब तक कि उसे मिनिमम अमाउंट ना मिल जाए जितने भी उन्होंने शेयर वगैरह ऑफर किए थे उसका। अब बात आती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, उसका मतलब वो अमाउंट होती है, मतलब जो भी हमारे डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं उनके ओपिनियन में, मतलब ऐसी मिनिमम अमाउंट जो कंपनी के लिए ज़रूरी होती है राइज करना ताकि वो अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। अब बात आती है वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब अगर कंपनी के पास पैसा आता है तो वो उनका यूज़ कहाँ पे करती है। तो देखो भाई पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी की, भाई जो भी कंपनी है वो क्या यूज करती है भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो पैसा आता है भाई कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह उसको परचेज करने में, उसकी पेमेंट वगैरह करने में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को पे करना हो या रीपे करनी हो, कोई भी मनी अगर उसने बोरो वगैरह की थी वर्किंग कैपिटल के लिए या कोई भी अदर एक्सपेंडिचर्स वगैरह है उनके लिए। देखो नॉर्मल कंपनीज एक्ट में तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन सभी क्या कहते हैं कि कम से कम 90% होना चाहिए इशू अमाउंट का क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो कम से कम 30 दिन के अंतर्गत मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो कंपनी क्या करती है, जितनी एप्लीकेशन मिली उसे मिली थी वो 15 दिन के अंतर्गत रिटर्न कर देगी किसके, जिन लोगों से उसे मिली थी एप्लीकेशन मनी। और अगर वो रिफंड नहीं करती है तो 15 दिन के बाद 15% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा उस अमाउंट पर। अब बात आती है कि भाई जो एलिजिबल होंगे, मतलब जिनको भी अगर शेयर वगैरह लॉट किए जाते हैं उनको क्या होगा, सर्टिफिकेट वगैरह दी जाती है। अगर लगा लो कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाए, मतलब इस कंपनी ने 5000 शेयर ऑफर किए थे और आ गई एप्लीकेशन 10,000 के लिए, तो क्या होगा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो कंपनी जो भी मतलब लोग होंगे पब्लिक होगी जिन्होंने भी भाई अप्लाई किया है एप्लीकेशन दी है उनको ना प्रोपोर्शनेट मतलब एक रेशियो बेसिस पर शेयर वगैरह लॉट करेगी कि उन्होंने किस प्रकार से अप्लाई किया है, किस प्रकार से मतलब किसने कितने के लिए अपनी एप्लीकेशन दी है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और जो और का सब्सक्रिप्शन होता है उसमें या तो सभी जो भी एप्लीकेशन होते हैं उनको पूरा रिजेक्ट किया जाता है या किसी को थोड़ा बहुत अलॉट करके और बाकी रिजेक्ट कर दिया, किसी को पूरी तरह से अलॉटमेंट दे दी जाती है, मतलब पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और जिन्हें भाई नहीं एक्सेप्ट किया जाता उन्हें लेटर ऑफ रिग्रेट दे दिया जाता है कि भाई मतलब हम आपका एक्सेप्शन नहीं मतलब एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे हैं, और इसके साथ जो भी उनका पैसा वगैरह होता है वो रिफंड कर दिया जाता है। इसके बाद आती है कॉल्स क्या होते हैं भाई, जो भी कंपनी है अगर उसने अपनी सारी अमाउंट कॉल्स पर मतलब जो भी पहले जो भी इंस्टॉलमेंट वगैरह थी उन पर नहीं मांगी तो फर्दर जो भी इंस्टॉलमेंट होती है उनको कॉल्स में बांट दिया जाता है। मतलब जो अनपेड अमाउंट होती है जो भी डायरेक्टर वगैरह के द्वारा मांगी जाती है क्या एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट पर, तो वो कॉल्स में बढ़ जाता है, लाइक फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, इस टाइप से। ठीक है, और जो कंपनी होती है उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसके रूल्स वगैरह को फॉलो करे। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं होता तो जो टेबल एफ होता है ना शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का उसको फॉलो करती है। क्या क्या प्रोविजन होता है कि जो अमाउंट कॉल्ड अप की जाती है ना, चाहे एप्लीकेशन मनी हो, अलॉटमेंट हो या कोई भी कॉल हो, कभी भी 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो भी हमारी इशू की टोटल क्वांटिटी है उसका। और जो अमाउंट की इशू की जाती है मतलब शेयर्स पर
वो फुली कार्ड अप हो जानी चाहिए कम से कम, मतलब विद इन ए पीरियड ऑफ 12 महीने के अंतर्गत, मतलब 1 साल के अंतर्गत जब ये आपने अलॉटमेंट की थी। और कहता है कि जब 2 जैसे कॉल मांगी जाती हैं तो कम से कम उनके बीच में 1 महीने का गैप तो होना ही चाहिए। कितने का? कम से कम 1 महीने का। और कम से कम 15 मतलब 14 दिन का नोटिस देना चाहिए शेयर होल्डर को भाई पे करने के लिए कॉल्स वगैरह। और जो कॉल्स वगैरह है वो यूनिफॉर्म बेसिस पे होना चाहिए, मतलब बिल्कुल भाई सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई अलग अलग बेस का यूज करके हम कॉल्स वगैरह को मांगे, ठीक है। और एक कॉल लेटर होता है जो स्पेसिफाई करता है भाई कॉल की अमाउंट वगैरह, क्या तरीका होगा, मोड क्या होगा, पेमेंट वगैरह करने का, एड्रेस क्या है कि जहाँ पे वो कॉल की अमाउंट वगैरह भेजनी, और लास्ट डेट क्या है मनी को भेजने की। अब बात आती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो कहता है कि जो एक्सपेंसेस भाई कंपनी की फॉर्मेशन पे किया, मतलब जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उस टाइम पर जो भी खर्चा किया जाता है वो सारे हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। लाइक एज भाई एक्सपेंसेस इनकर किए थे भाई बनाने में, प्रिंट करने में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी थे, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह, जो भी अथोराइज कैपिटल पे ड्यूटी पेबल थी, या कोई भी प्रिलिमिनरी बुक्स वगैरह है उनकी कॉस्ट, या जो कंपनी है कहता है कि उसने कोई भी परचेज किया हो एक रनिंग बिजनेस वगैरह, मतलब भाई कोई बिजनेस परचेज करके फिर बनी हो, क्योंकि हमने पढ़ा है मर्जर होता है, अमलमेशन वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें होती है, फीस चार्ज की गई अकाउंटेंट वगैरह के द्वारा या वैल्यूअर के द्वारा, जो भी हमारे असेट्स थी लायबिलिटीज वगैरह थी उनको वैल्यूएट करते रहे। अब बात आती है कि भाई जो हमारे पास भैया हम क्या करते हैं, पहले एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, फिर उनको अलॉटमेंट करते हैं, उनको शेयर्स वगैरह इशू करते हैं। कई बार उन एप्लीकेशन मनी अगर एक्स्ट्रा हो जाती है तो उनको रिफंड भी करते हैं। कई बार वो सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो उनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर भी अलॉट करते हैं। तो क्या तरीका होता है, इनकी एंट्रीज वगैरह हम कैसे दिखाते हैं हमारी अकाउंटिंग में। तो सबसे पहले तो क्या होगा भैया, हमने पढ़ा था कि जब भी पब्लिक अप्लाई करती है, एप्लीकेशन देती है, तो क्या करते हैं हम, वो पैसा हमारा बैंक में जाता है, किसी शेड्यूल्ड बैंक में जाता है। तो सबसे पहले बैंक में जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या ही हमारे पास शेयर एप्लीकेशन मनी, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हमारी पहली एंट्री होती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो एप्लीकेशन मनी आई है हमारे लोगों से और वो हमने किसी बैंक में डिपॉजिट की है। अब बैंक से डिपॉजिट आ गया, लेकिन हमें पता है कि भैया हम शेयर कैपिटल का यूज करें, क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशन मनी होती है वो हमारे किसका पार्ट होती है, शेयर कैपिटल का। तो जो भी शेयर एप्लीकेशन मनी है हम उसको किस में ट्रांसफर कर देंगे, हम शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो जो एप्लीकेशन मनी है उसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन को तो हम डेबिट कर देंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। फिर बात आती है कि भाई कई बार क्या होता है कि भाई जो हमारे एप्लीकेशन मनी है वो हम सभी को नहीं दे रहे, भाई अलॉट नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे, उनको रिफंड कर देंगे। जिनको अलॉटमेंट नहीं किया जाता उनको क्या कर देते हैं, हम रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न के लिए क्या होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा पैसा हमसे जा रहा है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। और जिनको अलॉट किए जाते हैं शेयर्स उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेज दिया जाता है। तो क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू हो गई हमारी अलॉटमेंट पे क्या, शेयर एप्लीकेशन मनी। तो इसके बाद क्या होगा, अब अलॉटमेंट मनी मिलेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बात आती है फर्स्ट कॉल पे। तो पहले फर्स्ट कॉल पे क्या होगी भाई, हमारी मनी ड्यू होगी, मतलब भाई जब शेयर होल्डर वगैरह हम उन्हें इन्फॉर्मेशन देंगे कि भाई हमारी इस इंस्टॉलमेंट को आपको पे करना है, तो वो हमारी ड्यू होगी। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर आती है हमारे पास मनी फर्स्ट कॉल से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ऐसे ही सेकंड कॉल होगी तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर हमारी सेकंड कॉल से अमाउंट मिल जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो ऐसे हमारी जर्नल होती हैं। इनको आप क्वेश्चंस वगैरह करते रहेंगे तो आपकी और भी अच्छे से समझ में आएंगी। फिर भाई जब शेयर्स को इशू किया जाता है तो कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे भाई पार पर इशू कर दे, वो डिस्काउंट पर इशू कर दे, प्रीमियम पर इशू कर दे। तो बात क्या होती है, पार तो वैल्यू होती है जो फेस वैल्यू है कंपनी की। डिस्काउंट होता है कि जैसे कंपनी की 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने उसको 8 पर पब्लिक को ऑफर कर दिया। और प्रीमियम होता है जो 10 का शेयर 12 पर, मतलब एक्स्ट्रा पर करे। तो जब पार का मतलब होता है जब कंपनी का जो इशू प्राइस होता है वो बिल्कुल फेस वैल्यू के बराबर होता है। जैसे 10 का शेयर था, कंपनी को 10 पर इसने पब्लिक को ऑफर कर दिया, तो उसका पार वैल्यू होता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखा है पवन लिमिटेड ने भैया एप्लीकेशन इनवाइट की थी, 30,000 शेयर थे, 10 रुपए का एक शेयर था। और जो पेमेंट थी वो कैसे कि भाई 3 रुपये एप्लीकेशन मनी पर मांगी उसने, 3 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पे और 2 फाइनल कॉल पे। ये सारी हो गई थी। तो हमें बताया कि जर्नल एंट्री हमें पास करनी है और जो भी बैंक अकाउंट वगैरह बैलेंस शीट वगैरह वो हमने सभी बनाने हैं। और इसके अलावा भी उसने भाई शेयर इशू एक्सपेंसेस पे मतलब अमाउंट आई थी उसकी 8,000 और 4,000 जो भी प्रमोटर वगैरह थे उनको इशू किए थे, मतलब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर जब कंपनी बन रही थी। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी, एप्लीकेशन मनी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितना 30,000 शेयर थे और 3 रुपये एप्लीकेशन पे आए हैं, तो हम क्या कर देंगे,
30,000 मल्टीप्लाई 3 कितने हो जाएंगे 90। फिर आ जाएंगे हमारे पास जो भी हमारी एप्लीकेशन बनी थी उसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा डेबिट हो जाएगी, हमारा क्रेडिट हो जाएगा 90,000 से। अब बात आती है अलॉटमेंट में ड्यू होगा, मतलब हम अलॉटमेंट करेंगे जो भी हमारे शेयर होल्डर वगैरह है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे इक्विटी वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें पता है कि हमारे दो प्रकार के शेयर्स होते हैं, या तो इक्विटी या प्रेफरेंस। तो यहाँ पे इक्विटी था तो हम इक्विटी लगा रखे है, ठीक है हमने। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट पे कितने रुपए थे 3 रुपये, तो 30,000 शेयर से 3 रुपये थे तो 30,000 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो 90,000। अब वहाँ से हमें अमाउंट मिल जाएगी। अब बात आती है कॉल पे, तो कॉल पे भी वही होगा 30,000 रुपये, मतलब 30,000 हमारे शेयर थे, 2 रुपये हमने फर्स्ट कॉल पर मांगे थे, तो 30,000 की हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे 60,000। अब ऐसे ही हमें वहाँ से अमाउंट मिल जाएगी। फिर हमारा सेकंड कॉल पे ड्यू होगी अमाउंट, सेकंड कॉल पे हमने 2 रुपये मांगे हैं तो 60,000 आ जाएंगे, फिर वो अमाउंट हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारी एंट्रीज पूरी हो जाती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि उसने कुछ शेयर इश्यू एक्सपेंसेस भी किए हैं, तो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस को पे करे हो तो बैंक अकाउंट हमारे क्या हो जाते क्रेडिट, क्योंकि हमारे से पैसे जा रहे हैं। और ऐसे ही इनकॉर्पोरेशन मतलब जो भी कंपनी को बना रहे थे तब भी प्रमोटर ने जो भी खर्चा वगैरह किया था तो उसके लिए उसने क्या किया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसने शेयर वगैरह ऑफर किए तो 40,000 रुपये से ये हो जाएगा। और इनको एंट्री करना तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है जो भी बैलेंस शीट वगैरह होती है, क्योंकि देखो बैंक अकाउंट बना रहे हो तो ये हमारा किसने है क्रेडिट में, तो हम इनको जो भी हमारे अमाउंट बैंक के अकाउंट के साथ दिखा रखे हैं उनको हम यहाँ दिखा देंगे, ठीक है। और जो हमारे डेबिट में दिखा रखे हैं उनको हम डेबिट साइड दिखा देंगे। तो इनको आप जर्नल पास करने के बाद बहुत आसानी से आप एंट्रीज वगैरह को पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यही हमारे सारे मतलब टॉपिक्स में यही हमारे सारे जो भी अकाउंट्स वगैरह बना रखे हैं उनमें ईजिली दे रखे हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ ही चुके हैं कि भाई एक अकाउंट वगैरह कैसे बनाते हैं। इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि जब कंपनी शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।